आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसमें हमने हर्यक वंश से संबंधित दो शासकों का उल्लेख कर लिया है, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके बाद आज जो इससे संबंधित हर्यक वंश से संबंधित जो शासक बचे हुए हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। और हम सर्वप्रथम बात करते हैं उदयन अथवा उदयभद्र। उदयन अथवा उदयभद्र। उसके बाद जो भी छोटे मोटे शासक हैं, अंतिम शासक कौन था, उदयन की क्या उपलब्धि थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदयन की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, एक तो इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस टॉपिक की, से पाटलिपुत्र नगर बसाया, गंगा और सोन नदियों के किनारे, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों, हम हर्यक वंश में शासक की बात कर रहे हैं। शासक का नाम है उदयन। देखिए, मगध साम्राज्य में हम बात कर रहे थे कौन से वंश की? हर्यक वंश की। एक बार आप पुनः देख लीजिए, हर्यक वंश। और हर्यक वंश में हमने कौन कौन से शासक पढ़ लिए हैं? देखिए, एक तो बिंबिसार, अजातशत्रु, और अब हम बात करेंगे उदयन अथवा उदयभद्र। आज का हमारा चैप्टर है उदयन अथवा उदयभद्र। देखिए, इसने कब से कब तक शासन किया था? 460 से 444 BC। 460 से 444 BC तक इन्होंने शासन किया। तो देखिए, उदयन अथवा उदयभद्र, एक तो ये अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। उदयन अथवा उदयभद्र अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। इसके पश्चात गार्गी संहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। गार्गी संहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। गार्गी संहिता में इसे क्या कहा गया है? धर्मात्मा। इसके पश्चात पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक को बताया गया है। पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे बताया गया है? दर्शक नामक शासक को। जबकि जैन व बौद्ध साहित्य, जैन व बौद्ध साहित्य अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे बताते हैं? उदयन को।
तो ये समझिए एक बार, हर्यक वंश में बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद शासक है उदयन अथवा उदयभद्र। पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। गार्गी संहिता में इसे क्या कहा गया है? धर्मात्मा। पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे बताया गया है? दर्शक को। पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक को बताया गया, जबकि जैन और बौद्ध साहित्य अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? उदयन को। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? उदयन को। इसके पश्चात देखिए, अजातशत्रु ने उदयन को चंपा का उपराजा बनाया था। चंपा का इसे उपराजा बनाया था। किसने? अजातशत्रु ने अपने पुत्र उदयन को चंपा का उपराजा नियुक्त किया था या बनाया था। इसके पश्चात देखिए, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदियों के किनारे की। ध्यान रखना है दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उदयन या उदयभद्र के द्वारा। ये जो आपका पाटलिपुत्र है, अब हम पाटलिपुत्र के बारे में 2-4 लाइनों पे चर्चा करते हैं। ये जो पाटलिपुत्र है, इसका अन्य नाम कुसुमपुर भी मिलता है। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या मिलता है? कुसुमपुर। इसके पश्चात पाटलिपुत्र को संसार के नगरों की रानी भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को संसार के नगरों की रानी भी कहा जाता है। इसके अवशेष, पाटलिपुत्र के अवशेष पटना के समीप कुम्हरारा व बुलंदी गांव में मिले हैं। पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? पटना के समीप कुम्हरारा और बुलंदी गांव। कुम्हरारा और बुलंदी गांव में पाटलिपुत्र के हमें अवशेष मिले हैं। पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा था, पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? देखिए, पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर व व्यापार वाणिज्य का केंद्र होगा। पाटलिपुत्र भारत का प्रधान नगर व व्यापार वाणिज्य का केंद्र होगा। इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। इसके पश्चात उदयन ने
पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और इसने अपनी राजधानी भी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राजगृह के स्थान पर इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, इसके पश्चात उदयन के पश्चात कौन कौन शासक बने? अनिरुद्ध, मुंडक। इसके पश्चात अनिरुद्ध, उसके पश्चात शासक का उल्लेख मिलता है मुंडक, और उसके पश्चात शासक का नाम मिलता है नागदशक अथवा दर्शक। उसके बाद शासक का नाम मिलता है नागदशक अथवा दर्शक। ये जो नागदशक था, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक, और शिशुनाग ने इसे गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। हम हर्यक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु का अध्ययन कर लिया। आज हम बात करते हैं उदयन या उदयभद्र, जिसका समय है 460 से 444 BC। ये पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। गार्गी संहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। गार्गी संहिता में इसे धर्मात्मा कहा गया है। पुराणों में अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसको बताया गया है? दर्शक को। जैन व बौद्ध साहित्य अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? उदयन को। तो पुराण है, पुराण तो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? दर्शक को। जबकि जैन और जो बौद्ध साहित्य हैं वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? उदयन को ही। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में उदयन को चंपा का उपराजा बनाया था। चंपा का उपराजा बनाया था। इसने, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। कौन सी नदियों के किनारे? गंगा व सोन नदियों के किनारे। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या मिलता है? कुसुमपुर। पाटलिपुत्र को संसार के नगरों की रानी भी कहा जाता है। संसार के नगरों की रानी भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र के अवशेष पटना के समीप कुम्भहारा व बुलंदी गांव में मिले हैं। पाटलिपुत्र के अवशेष पटना के समीप कुम्भहारा व बुलंदी गांव में मिले हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, भविष्यवाणी की थी कि यह भारत का प्रधान नगर और व्यापार वाणिज्य का केंद्र होगा। इसके पश्चात उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यागृह का निर्माण करवाया। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। इसके पश्चात देखिए, उदयन के पश्चात शासक कौन बना? अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक, उसके बाद नागदशक या दर्शक। ये अंतिम शासक था। हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था। और शिशुनाग ने इसे, शिशुनाग जो अमात्य हुआ करता था उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। शिशुनाग ने इसे गद्दी से हटाकर कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। दोस्तों ये था हर्यक वंश। इसके बाद अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक कौन होंगे? शिशुनाग होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के पश्चात कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश पहला हो गया आपका हर्यक वंश। इसके बाद है
शिशुनाग वंश 412 से 344 BC। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में जो पहला शासक है उसका नाम है शिशुनाग। शासक का नाम ही क्या है? शिशुनाग। तो इसमें हम बात करते हैं किसकी? शिशुनाग की। देखिए, एक तो ये नागवंशी राजा था, शिशुनाग नागवंशी राजा था। इसी प्रकार महावंश टीका में इसका संबंध वैशाली से बताया गया है। महावंश टीका में शिशुनाग का संबंध कहाँ से बताया गया है? वैशाली से। इसी प्रकार पुराणों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। पुराणों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। ये नागदशक का अमात्य, नागदशक का अमात्य था। इसी प्रकार बनारस का गवर्नर, बनारस का गवर्नर रह चुका था। ये बनारस का गवर्नर भी रह चुका था। इसके पश्चात इसकी राजधानी देखिए, राजधानी है इसकी पाटलिपुत्र। राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी इसमें, इसने वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैशाली को राजधानी बनाया था। वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसको राजधानी बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैशाली को राजधानी बना। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वैशाली को राजधानी बनाने वाला मगध का शासक कौन हो गया? शिशुनाग वंश का शासक कौन हो गया? शिशुनाग। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इसने अवंती व वत्स का मगध में विलय किया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अवंती और वत्स का मगध में विलय करने वाला शासक कौन हो जाएगा? शिशुनाग। देखिए, हमने अध्ययन किया था अवंती के शासक हुआ करते थे चंडप्रद्योत। तो अवंती के राजा चंडप्रद्योत के उत्तराधिकारी कमज़ोर सिद्ध हुए।
अवंती के शासक हुआ करते थे चंडप्रद्यो, जिसका हमने अध्ययन कर लिया। इसके पांडु रोग के इलाज के लिए जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के समय। चंडप्रद्योत के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए, इसीलिए इस समय अवंती का नरेश कौन था? अवंतीवर्धन। इस समय अब राजा कौन है? अवंतीवर्धन। राजा अवंतीवर्धन के समय विलय हुआ, विलय हो गया। तो ये जो अवंती नरेश था, इन्होंने वत्स पर अधिकार कर रखा था। तो जब अवंती का विलय हुआ तो सामान्य सी बात है वत्स का भी मगध में विलय कर लिया जाएगा। तो अवंती और वत्स का मगध में विलय करने वाले शासक का नाम क्या था? शिशुनाग। और ये कौन से वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार मगध की पश्चिमी सीमा मालवा तक हो गई। जब अवंती और वत्स का मगध में विलय कर लिया गया, अवंती और वत्स का मगध में विलय कर लिया गया, तो ये जो मगध की सीमा है, मगध की पश्चिमी सीमा है, वो कहाँ तक चली गई? मालवा तक चली गई। और पाटलिपुत्र भी पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार करने में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये शासक कौन था? शिशुनाग, नागवंशी था। महावंश टीका में इसका संबंध वैशाली से बताया गया है, और पुराणों में इसे क्या बताया गया है? क्षत्रिय। पुराणों में क्षत्रिय। ये नाग दशक का अमात्य था और बनारस का गवर्नर भी रह चुका था। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन वज्जियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने किसको राजधानी बनाया था? वैशाली को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। वैशाली को राजधानी बनाया। अवंती व वत्स का मगध में विलय, क्योंकि अवंती के राजा चंडप्रद्योत के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए, और इस समय यहाँ का राजा था अवंतीवर्धन। यानी जब इसका विलय हुआ अवंतीवर्धन, तो अवंती ने वत्स पर अधिकार कर रखा था, तो वत्स ऑटोमेटिक ही मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध की जो पश्चिमी सीमा है वो कहाँ तक हो गई थी? मालवा तक हो गई थी। तो ये है शिशुनाग। इसके बाद हम बात करते हैं कालाशोक। शासक का नाम है कालाशोक। देखिए, दिव्यावदान में इसे काक वर्ण कहा गया है। दिव्यावदान में कालाशोक को क्या कहा गया? काकवर्ण। तो ये कौन से वंश का शासक है? शिशुनाग वंश का। कौन से वंश का? शिशुनाग वंश का। इसके पश्चात देखिए, राजधानी तो पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यहाँ देखिए, इसने वैशाली को राजधानी बना लिया था, लेकिन कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। इसके पश्चात महाबोधि वंश के अनुसार इसके 10 पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। और इसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अथवा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी वैशाली 383 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन थे? शाकम्भीर। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था स्थविर और महासंघी। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, बौद्ध धर्म में अध्ययन कर चुके हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई है? कालाशोक के समय। एक इसने अपनी राजधानी को पुणे कहाँ स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र में। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अर्थात बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 100 वर्ष बाद या 10वें वर्ष में, एक ही बात है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इसके पश्चात देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन अथवा नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? महानंदिन अथवा नंदीवर्धन। तो ये आपका शिशुनाग वंश हो गया। इसके बाद अंतिम वंश की बात करेंगे, जो वंश होगा आपका नंद वंश। अंतिम वंश कौन सा होगा? नंद वंश। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नंद वंश। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इसके बाद है नंद वंश। देखिए नंद वंश, नंद वंश का समय 344 से 322 ईसा पूर्व है। 344 से 322 ईसा पूर्व। और इसमें पहला शासक आता है आपका महापद्म नंद। पहला शासक है महापद्म नंद। देखिए अब हम महापद्म नंद के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो इन्होंने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना की और ये नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? महापद्म नंद। इसके पश्चात महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन यानी निम्न कुल का। महाबोधि वंश में महापद्म नंद को क्या बताया गया है? उग्रसेन अर्थात निम्न वंश का। इसी प्रकार पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक कहा गया है।
पुराणों में इसे क्या कहा गया है? सर्व छत्रांतक। इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छत्रांतक, इसका अर्थ क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। और महाबोधि वंश में क्या कहा गया है? उग्रसेन। दोस्तों आपको याद रखना है, इन्होंने अपने जैन मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। नोट, जैन मंत्री कल्पक की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। जैन मंत्री जिनका नाम क्या है? कल्पक, इसकी सहायता से इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था। इनका एक अन्य नाम मिलता है भार्गव। इनका एक अन्य नाम मिलता है भार्गव, जिसका अर्थ होता है परशुराम का अवतार, क्योंकि परशुराम ने भी क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम का अवतार। इनका अन्य नाम क्या मिलता है? भार्गव। तो एक तो नाम क्या मिलता है इनका? उग्रसेन। पुराणों में क्या कहा गया? सर्व छत्रांतक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसमें इसकी सहायता जैन मंत्री कल्पक की सहायता से किया गया था। अन्य नाम मिलता है भार्गव, इसका अर्थ होता है परशुराम का अवतार। इसकी उपाधि देखिए, इसने कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि, इसकी उपाधि है एकराट अथवा एक छत्र। इसकी उपाधि कौन सी है? एकराट अथवा एक छत्र। इसका अर्थ हुआ चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाला। चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाला। तो हम नंद वंश के शासक महापद्म नंद का अध्ययन कर रहे हैं। 344 BC में नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में से उग्रसेन निम्न कुल का बताया गया है। पुराणों में सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया गया है। और इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किसके सहयोग से किया था? जैन मंत्री कल्पक के सहयोग से। इसका अन्य नाम मिलता है भार्गव यानी परशुराम का अवतार। और उपाधि एकराट या एक छत्र। एकराट या एक छत्र यानी चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाला। इसके पश्चात देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने कलिंग को जीत लिया था। एक तो जानकारी मिलती है कि इन्होंने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। नंबर 2, कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। और नंबर 3 कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठा ले गया।
जिनसेन ये संभवतः आदिनाथ माने जाते हैं। जिनसेन को संभवतः क्या माना जाता है? आदिनाथ, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभदेव। तो कलिंग पर इन्होंने अधिकार किया, कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। तो ये पहला अभिलेख है जिसके माध्यम से हमें नहरों के बारे में जानकारी मिलती है, नहर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात देखिए, पाणिनि महापद्म नंद का मित्र था। पाणिनि महापद्म नंद का मित्र था। देखिए, पाणिनि ये प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। और इनका जन्म या ये कहाँ के निवासी थे? ये गांधार स्थित सालातूर के निवासी थे। सालातूर के निवासी थे। और पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। एक इन्होंने पाटलिपुत्र में शिक्षा प्राप्त की थी, पाटलिपुत्र में शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी प्रसिद्ध रचना, पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। दोस्तों याद रखना है, पाणिनि किसका मित्र था? महापद्म नंद का मित्र था, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, गांधार स्थित सालातुर के निवासी थे। और इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पाटलिपुत्र में। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। इस प्रकार देखिए, निसंदेह महापद्म नंद उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। निसंदेह उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। और वायु पुराण के अनुसार महापद्म नंद ने 28 वर्ष शासन किया। वायु पुराण के अनुसार महापद्म नंद ने कितने वर्ष शासन किया? 28 वर्ष शासन किया। तो हम नंद वंश का अध्ययन कर रहे हैं, एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, नंद वंश में शासक है महापद्म नंद, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया, निम्न कुल का बताया गया। पुराणों में सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश किसकी सहायता से किया? कल्पक जो जैन मंत्री थे। अन्य नाम मिलता है भार्गव, जिन्हें परशुराम का अवतार भी कहा गया। इसकी उपाधि है एक राट या एक छत्र, यानी चारों दिशाओं पर अधिकार करने वाला। खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से क्या जानकारी मिलती है? एक तो इन्होंने कलिंग पर अधिकार किया और कलिंग में तनसुली नहर का निर्माण करवाया। कलिंग में कौन सी नहर का निर्माण करवाया? तनसुली नहर का निर्माण करवाया। और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठा ले गया। ये संभवतः किसकी मूर्ति थी? आदिनाथ की। पाणिनि जो प्रसिद्ध व्याकरण के आचार्य थे, महापद्म नंद के मित्र थे, ये गांधार स्थित सालातुर के निवासी थे। और पाणिनि ने पाटलिपुत्र में शिक्षा प्राप्त की। और पाणिनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। इस प्रकार निसंदेह महापद्म नंद उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। और वायु पुराण के अनुसार महापद्म नंद ने कितने वर्ष शासन किया? 28 वर्ष तक शासन किया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की चर्चा करेंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त होगा।
इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं घनानंद, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा, वो अलग मुद्दा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनानंद की। मौर्य साम्राज्य के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। इसमें शासक का नाम है आपका घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक, और यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या कहा? अग्रमीज। दोस्तों याद रखना है, यूनानी लेखकों ने घनानंद को किस नाम से संबोधित किया है? अग्रमीज नाम से संबोधित किया है। इसके पश्चात इसका सेनापति भद्दसाल। इसका सेनापति कौन था? भद्दसाल। इसी प्रकार अमात्य सकटाल। इसका अमात्य कौन था? सकटाल। और समकालीन प्रमुख विद्वान, इसके समकालीन प्रमुख विद्वान देखिए, वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन ये इसके समकालीन प्रमुख विद्वान थे। नंदवंश का अंतिम शासक, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा। इसके सेनापति का नाम क्या था? भद्दसाल। और अमात्य का नाम क्या था? सकटाल। अमात्य का नाम क्या था? सकटाल। और समकालीन प्रमुख विद्वान वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन। इसके पश्चात देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है जेनोफोन। जेनोफोन विद्वान का नाम है। जेनोफोन ने घनानंद को अत्यधिक धनाढ्य व्यक्ति बताया। धनाढ्य। जेनोफोन एक विद्वान है, इन्होंने घनानंद को अत्यधिक धनाढ्य व्यक्ति बताया। इसी प्रकार दीपवंश व महावंश के अनुसार, दीपवंश व महावंश के अनुसार ये घनानंद कर लेना। घनानंद ने 80 करोड़ की संपत्ति गुफा में छिपा रखी थी। तो जेनोफोन इनको एक धनाढ्य व्यक्ति मानता, अत्यधिक धनाढ्य, अत्यधिक धनी व्यक्ति बताता है, धनी शासक बताता है। इसी प्रकार दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, इन्होंने इसकी संपत्ति कुल कितनी बताई है? 80 करोड़। इसी प्रकार एक तमिल कवि हैं मामलूर, तमिल कवि मामलूर, तमिल कवि मामलूर, कवि का नाम क्या है? मामलूर। मामलूर ने नंद राजाओं की
अतुल संपत्ति का उल्लेख किया है। तमिल कवि मामलूर ने नंद जो वंश के राजा थे उनकी अतुल धन संपत्ति का उल्लेख किया है। तो ये 3 ऐसे उदाहरण जिनके आधार पर कह सकते हैं कि इनके पास अत्यधिक धन संपत्ति थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने जनता से बलपूर्वक धन वसूल किया था, जनता से बलपूर्वक धन वसूल किया था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने जनता से बलपूर्वक धन वसूल किया था। तो देखिए दोस्तों, जनता से बलपूर्वक धन की वसूली की जाती थी, इसीलिए आम जनता नंद राजाओं के विरुद्ध हो गई। आम जनता नंद राजाओं के विरुद्ध खड़ी हो गई। और इसी का फायदा किसने उठाया? इसी का फायदा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी का फायदा चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों, आपको 2 लाइनें और याद रखनी है। नोट नंबर 1, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। और नंबर 2, सिकंदर का भारत पर आक्रमण घनानंद के समय ही हुआ था। इम्पोर्टेंट लाइन है। घनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का। और सिकंदर, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी आक्रमण, अलग चैप्टर लेंगे। यहाँ केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद। और भारत का शासक, मगध का शासक कौन है? घनानंद। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, उस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद। तो दोस्तों, एक बार पुनः देख लीजिए। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक है। यूनानी लेखक इसे अग्रमीज कहते हैं। इनके सेनापति का नाम भद्रसाल था, अमात्य का नाम सक्टाल। समकालीन प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं? वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन। जेनोफोन नामक विद्वान ने घनानंद को अत्यधिक धनाढ्य व्यक्ति बताया। दीपवंश और महावंश घना, ये दोनों ग्रंथ घनानंद ने 80 करोड़ की संपत्ति गुफा में छिपा रखी थी, ये दोनों इसका उल्लेख करते हैं। तमिल कवि मामलूर ने भी नंद राजाओं की अतुल संपत्ति का उल्लेख किया है। जो नंद राजा थे ये जनता से बलपूर्वक धन की वसूली करते थे, इसलिए आम जनता इनके विरुद्ध खड़ी हो गई। और इसका फायदा किसने उठाया? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये हम अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। और घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। सिकंदर का भारत पर आक्रमण किसके समय हुआ था? घनानंद के समय हुआ था। तो दोस्तों, ये था मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने 3 राजवंशों का अध्ययन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण, ईरानी और यूनानी आक्रमण। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य की। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।